हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम आपका इकोनॉमिक्स जो है उसका सब्जेक्टिव लेके आए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता दिए थे, टोटल 30 क्वेश्चन, और ये मॉडल सेट है। आप लोग मॉडल सेट से चेक कर सकते हैं, उसी का आंसर है ये 2026 का जो ऑफिशियल मॉडल सेट है, उसी का आंसर हम बता रहे हैं। हम इसको अपना भाषा में बताएंगे, उसके बाद आप इसको यहाँ से भी लिख सकते हैं, और जिसको इसका आंसर चाहिए वो व्हाट्सएप में मैसेज भी कर सकते हैं। समझ गए? ये है सब्जेक्टिव, क्योंकि सब्जेक्टिव का आंसर आपका नोट्स में नहीं दिया है। सिर्फ 30 ऑब्जेक्टिव जो है, जो हम पहले बताए थे, उसका आंसर दिया है। अगर आप 30 ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो उसको देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताएंगे, वो भी अपना भाषा में। समझ गए? तो ऑब्जेक्टिव भी पाँचों सब्जेक्ट का आप लोग देख सकते हैं। और ये जो इकोनॉमिक्स है सबके लिए है, चाहे आप साइंस लिए हैं या आर्ट्स लिए हैं या कॉमर्स लिए हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स तीनों में होता है। चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अस्थापन वस्तु क्या है? अस्थापन वस्तु जो है, इसका दूसरा नाम है प्रतिस्थापन वस्तु। प्रतिस्थापन वस्तु क्या है? ऐसे वस्तु जिसका प्रयोग हम लोग एक दूसरे के बदले कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग प्रतिस्थापन वस्तु। जैसे चाय और कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी दोनों प्रतिस्थापन वस्तु है। इसमें क्या होता है, अगर चाय की कीमत बढ़ेगा तो कॉफ़ी की मांग बढ़ जाएगी, और चाय का कीमत घटेगा तो कॉफ़ी की मांग घट जाएगी। अब प्रतिस्थापन वस्तु में हम लोग एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु खरीद बिक्री कर सकते हैं। फिर उसी तरह चीनी और गुड़ जो है, ये भी प्रतिस्थापन वस्तु है। प्रतिस्थापन वस्तु समझ गए होंगे आप लोग। वैसे वस्तु जिसका समान गुण और कीमत की दूसरी वस्तु बाजार में उपलब्ध है, उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन वस्तु। जैसे चाय और कॉफ़ी या चीनी और गुड़। जबकि पूरक वस्तु अलग चीज़ है। पूरक वस्तु क्या होता है? ऐसे वस्तु जिसका प्रयोग हम लोग एक दूसरे के बिना नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं पूरक वस्तु। जैसे पूरक वस्तु का उदाहरण हो गया आपका, जैसे गाड़ी और पेट्रोल हो गया, उसके बाद कलम और स्याही हो गया। अब पूरक वस्तु में क्या होगा, अगर गाड़ी का कीमत बढ़ेगा तो पेट्रोल भी कोई नहीं खरीदेगा, पेट्रोल का कीमत बढ़ेगा तो गाड़ी भी कोई नहीं खरीदेगा, मतलब दोनों का मांग घट जाएगा कीमत बढ़ने पर। जबकि प्रतिस्थापन में उस तरह नहीं होता था, एक वस्तु की कीमत बढ़ेगा तो आदमी दूसरा वस्तु खरीदेगा और उसकी मांग बढ़ जाएगी। समझ गए होंगे आप लोग। तो देखिए यहाँ जो बताए वही लिखा गया है। अस्थापन या प्रतिस्थापन वस्तु वे हैं जो एक दूसरे के विकल्प के रूप में प्रयोग की जाती है, मतलब बदले में प्रयोग की जाती है, जैसे चाय और कॉफ़ी, चीनी और गुड़। जबकि पूरक वस्तु वे है जो साथ साथ उपयोग की जाती है, जैसे कार और पेट्रोल। अस्थापन वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरे की मांग बढ़ती है, जैसे चाय की कीमत बढ़ेगी तो कॉफ़ी की मांग बढ़ जाएगी, याद रखना। जब पर पूरक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दोनों की मांग घट जाती है। जैसे अगर पेट्रोल अभी 100 रुपया लीटर है, 500 रुपया लीटर हो जाएगा तो आदमी कार भी नहीं खरीदेगा, क्योंकि इतना महंगा जब पेट्रोल है तो आदमी कार खरीद के क्या करेगा। हो गया आपका। बिल्कुल इस तरह भाषा में भी आप लिख सकते हैं, और हम जो बताएं उससे आप लोग समझ सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। मांग के नियम के क्या अपवाद है? कभी कभी जो है मांग का नियम लागू नहीं होता है। पहले समझिए मांग का नियम क्या है। मांग का नियम हमें बताता है कि अधिक कीमत पर कीमत बढ़ेगा तो मांग घटेगा, और कीमत घटेगा तो मांग बढ़ेगा। मतलब अधिक कीमत पर मांग कम और कम कीमत पर मांग अधिक होता है, यही मांग का नियम है। लेकिन कभी कभी मांग का नियम लागू नहीं होता, उसी को बोलते हैं हम लोग मांग के नियम का अपवाद। जैसे गिफिन वस्तु, अगर कोई चीज़ का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं अपनी आय कम रहने के कारण, लेकिन जैसे ही मेरी आय बढ़ती है या हम लोग की आय बढ़ती है, उस वस्तु को त्याग देते हैं, तो उसको बोलते हैं गिफिन वस्तु। इस प्रकार त्यागी गई वस्तु के मांग में परिवर्तन नहीं होता है। फिर है विलासिता की वस्तु। विलासिता की वस्तु जैसे फ्रिज है, एसी है, अगर उसकी कीमत थोड़ा भी बढ़ता है तो आदमी नहीं खरीदेगा। उसके बाद जैसे हीरा है, इस सब का भी कीमत उसी तरह लगता है। और जैसे सिगरेट है, सिगरेट में ये नियम मांग का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सिगरेट पी रहा है 10 रुपया में, और अगर सिगरेट की कीमत 15 रुपया हो गया, तो फिर भी आदत के कारण उसकी मांग कम नहीं होगी, वो खरीदेगा। मांग का नियम का अपवाद मैंने क्या हुआ, उल्टा। मांग का नियम बताता है कीमत बढ़ेगा मांग घटेगा, कीमत घटेगा मांग बढ़ेगा, लेकिन कभी कभी मांग का नियम लागू नहीं होता, उसी को बोलते हैं मांग का नियम का अपवाद। जैसे सिगरेट आदमी पीता है, 10 रुपया में है फिर भी पिएगा वो, अगर 20 रुपया में जाएगा फिर भी पिएगा, तो वहाँ पे मांग का नियम लागू नहीं हुआ, मतलब कीमत बढ़ा फिर भी मांग कम नहीं हुआ। यही है मांग का नियम का अपवाद। जैसे कुछ बच्चा अपवाद है उसको समझ में नहीं आता, उसी तरह है मांग का नियम का अपवाद। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। पूर्ति की लोच से आप क्या समझते हैं? तो पूर्ति में होने वाले परिवर्तन को पूर्ति की लोच कहते हैं। मतलब वस्तु की कीमत में यदि परिवर्तन होगा तो पूर्ति की मात्रा में भी परिवर्तन होगा, इसी को बोलते हैं पूर्ति की कीमत लोच। इसको प्रतिशत विधि से मापा जाता है। देख लीजिए एक बार पढ़ के,
पूर्ति की लोच से तात्पर्य यह है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी पूर्ति में कितनी मात्रा में परिवर्तन होगा। यह विक्रेताओं की कीमत के प्रति प्रतिक्रिया की माप है, इसे प्रतिशत विधि से मापा जाता है। पूर्ति की कीमत लोच, पूर्ति में क्या हुआ, बाजार में मांग बढ़ेगा तो पूर्ति भी बढ़ता है, कीमत बढ़ने पे पूर्ति तो बढ़ जाता है लेकिन मांग घट जाता है, याद रखना। अब ये चैप्टर 1 का है आपका इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 तरीका से क्वेश्चन पूछेगा। पहला व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, तीसरा क्वेश्चन पूछेगा व्यष्टि और समष्टि में क्या अंतर है। तो सबसे पहले व्यष्टि पे चलते हैं। व्यष्टि जो है इसका अर्थ होता है माइक्रो। अब माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म, न्यून या लघु। मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक व्यक्ति, एक परिवार, एक फर्म की आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र जो है इसका अर्थ होता है मैक्रो, इसका अर्थ होता है बृहत, विशाल, विस्तृत। इस प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र में कुल मांग, कुल पूर्ति, राष्ट्र आय के विषयों का अध्ययन किया जाता है। हम जो बोले यहाँ पे वही लिखा गया है। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाई जैसे उपभोक्ता, उत्पादन और बाजार की गतिविधियों का अध्ययन करता है। समष्टि अर्थशास्त्र पूरी अर्थव्यवस्था जैसे राष्ट्र आय, रोजगार, मुद्रास्फीति, विकास दर, इस सब का अध्ययन करता है। पहला सूक्ष्म स्तर होता है, दूसरा व्यापक। सूक्ष्म मतलब क्या होता है, आप लोग इस तरह लिख सकते हैं। व्यष्टि का अर्थ होता है माइक्रो, इसका अर्थ होता है सूक्ष्म, न्यून या लघु। और समष्टि का अर्थ होता है मैक्रो, जिसका अर्थ होता है वृहत, विशाल या विस्तृत। इस प्रकार आप लोग दोनों में अंतर लिख सकते हैं। ये 2, 3 या 5 नंबर वाला क्वेश्चन में आ सकता है। चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक समझा रहे हैं कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा सब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, सब्जेक्टिव आंसर 2026 मॉडल सेट इकोनॉमिक्स। मुद्रा का कार्य क्या है? मुद्रा क्या है? मुद्रा विनिमय का माध्यम है। विनिमय अब क्या होता है, जैसे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली चलता था, एक वस्तु दो, दूसरा वस्तु लो। लेकिन मुद्रा से हम लोग कहीं भी वस्तु को खरीद बिक्री कर सकते हैं। मुद्रा द्वारा कोई भी चीज़ का हम लोग कीमत का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे आप लोग कॉपी से लिख रहे हैं, वो 50 का है, 100 का है, तो उस आधार पर हम लोग जान सकते हैं कि 100 वाला कॉपी कितना मोटा होगा, 50 वाला कॉपी कितना मोटा होगा। या फिर शर्ट का दाम एक 1000 है, एक 5000 है, तो हम लोग जान सकते हैं 5000 वाला में क्वालिटी ज़्यादा कुछ होगा। तो इस प्रकार हम लोग मुद्रा का माप सकते हैं। 300, मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या है? मुद्रा का मुख्य कार्य वस्तु और सेवा के विनिमय को सुगम बनाना है। यह लेन देन का माध्यम है, मूल्य का मापक है, मूल्य का संचय है और स्थगित है। यह लेन देन का माध्यम, ये सब तो बता दिए। मुद्रा के माध्यम से वस्तु विनिमय की कठिनाई को दूर किया जाता था। पहले चलता था वस्तु विनिमय प्रणाली, मतलब एक वस्तु दो, दूसरा वस्तु लो। लेकिन अगर जैसे किसी को गाय बेच के जूता लेना पड़ता था तो उसको जाना पड़ता था कौन गाय लेके जूता दे। लेकिन पैसा से वो कहीं भी गाय बेच सकता है, कहीं भी जूता खरीद सकता है। समझ गए? हम लोग इसको लंबे समय तक भी रख सकते हैं। मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भी ले जा सकते हैं। आजकल मोबाइल में सबका 50 लाख एक करोड़ रहता है, तो हम लोग का भी मोबाइल में होगा 50-60 लाख। चलो आगे चलते हैं। समस्त मांग और इसके घटकों को परिभाषित करें। समस्त मांग किसी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समयावधि में समस्त वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग है। इसी को बोलते हैं समस्त या समग्र मांग। कुल वस्तु और कुल सेवा, इसके योग, इसके प्रमुख घटक उपभोक्ता व्यय सी कॉस्ट, निवेश व्यय आई, सरकारी व्यय जी और शुद्ध निर्यात XM होता है। अतः AD बराबर होता है C + I + G + XM। अब प्रगतिशील कर क्या है? कर मतलब होता है टैक्स। तो प्रगतिशील कर में आय का संपत्ति बढ़ने पर कर की दर भी बढ़ती है। इसके गुण है, यह आय असमानता को कम करता है, सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन करता है और सरकार को अधिक राजस्व प्राप्ति होती है। माने क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स। यह कर प्रणाली निष्पक्ष मानी जाती है। कस्टम ड्यूटी इसको बोलते हैं। मतलब समझिए प्रगतिशील कर क्या है। कोई अगर 1 लाख कमा रहा है तो उसका टैक्स अलग होगा, कोई अगर 12 लाख कमा रहा है तो उसका टैक्स अलग होगा। इसी को बोलते हैं हम लोग प्रगतिशील कर। सरकार जो है आय की असमानता को कम करना चाहती है, इसलिए ये कर लगाती है। अब आगे चलते हैं। विदेशी विनिमय दर क्या है? सबसे बढ़िया इसका उदाहरण है, जैसे $1 जो है वो लगभग 86 या 87 रुपया के आसपास है वर्तमान में। मतलब हमको $1 के लिए 87 रुपया देना पड़ेगा। तो यही है विदेशी विनिमय दर। विदेशी विनिमय दर से तात्पर्य एक देश की मुद्रा की कीमत को दूसरे देश की मुद्रा के संदर्भ में व्यक्त करना है। उदाहरण के लिए यदि एक अमेरिकी डॉलर 83 रुपया है, इसका अर्थ है कि $1 प्राप्त करने के लिए 83 रुपया देना होगा। हो गया आपका 38 नंबर तक, 31 से 38 8 गो क्वेश्चन है। इसमें से 6 आपको एग्जाम में लिखना है अगर आए तो, और यही सब आएगा क्योंकि ये ऑफिशियल मॉडल पेपर है 2026 का। चलिए अब 2 नंबर वाला क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 हो गया, सॉरी 3 नंबर वाला क्वेश्चन पे। इसको हम समझाते हैं आपको थोड़ा। एक वस्तु की कीमत जो है पहले
एक वस्तु की कीमत जो है पहले 8 रुपया था, अब बाद में इसका कीमत हो गया 6 रुपया। तो 8 रुपया जब कीमत था तो इसका मांग था 500 इकाई। अब जब 6 रुपया कीमत हो गया तो मांग हो गया 600 इकाई। तो वस्तु की कीमत लोच क्या होगा? P1 माने पहले वस्तु का प्राइस, P2 माने दूसरे वस्तु का प्राइस, Q1 माने पहले वस्तु का डिमांड, Q2 माने दूसरे वस्तु का डिमांड। चलिए अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे। सबसे पहले हमको मांग की लोच बराबर होता है मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो मांग की लोच निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? पहला होता है मांग में प्रतिशत परिवर्तन। मांग में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? डेल P बटे P1। इसका मतलब डेल P माने प्राइस में परिवर्तन। 6 से 8 हो गया, 6 से 8 हो गया मतलब -2 परिवर्तन हुआ। अब पहले का प्राइस कितना है? 8। प्रतिशत मतलब होता है 100। आपको दिख नहीं रहा होगा, ये कलर लेते हैं। तो -200 बटे 8, -200 बटे 8 कटाएंगे जब 400, फिर 2 से 50, 25% आया। 25% आया। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन 25%। अब मांग में प्रतिशत परिवर्तन निकालते हैं। मांग में परिवर्तन, पहले मांग था 500 फिर 600 हो गया तो परिवर्तन 100 हुआ बटे पहले का मांग बटे पहले का मांग। 500 गुना प्रतिशत मतलब 100, 100 बटे 500 गुना 100, 20 खत्म, 20%। तो कैसे निकालेंगे? पूर्ति की कीमत लोच, मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। 20 बटे 25, माइनस में है माइनस ऊपर कर देते हैं क्योंकि प्राइस माइनस में आया था। 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 5 25, 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 -4 बटे 5 माइनस 0.25 माइनस 0.8 आएगा। नहीं समझ में आए आप लोग यहाँ देख सकते हैं। देखिए पहला प्राइस 8, दूसरा प्राइस 6, पहली मांग 500, दूसरा मांग 600। तो डेल Q बटे Q1 मांग में परिवर्तन, डेल Q कितना है? 600 में 500 घटेगा 100 बटे Q1 पहले का मांग 500 गुना 100, 20% आया। उसी तरह प्राइस 6 - 2, 6 में 8 घटेगा तो -2 बटे पहले प्राइस 8 गुना 100, 25%। अब 20 बटे 25 करेंगे तो -0.8 आएगा। मतलब मांग की लोच क्या है? इकाई से कम है, मतलब बेलोजदार मांग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपका एग्जाम में पूछा जाएगा 3 नंबर का। चलिए अब आगे, एकाधिकार को परिभाषित करें। एकाधिकार मतलब क्या होता है? एकाधिकार मतलब होता है अकेले विक्रेता, जहाँ पे वस्तु को बनाने वाला, मोनोपोली, जहाँ पे वस्तु को बनाने वाला या बेचने वाला सिर्फ एक होता है। इसका कीमत पे पूर्ण नियंत्रण होता है। सोचिए आप लोग जो मोबाइल से पढ़ रहे हैं, अगर एक ही कंपनी रहता पूरा दुनिया में, कोई भी कंपनी मान लेते हैं रहता, कोई भी छोटा मोटा कंपनी भी, जैसे लावा ही रहता, लावा कंपनी ही रहता पूरा धरती में और कोई कंपनी नहीं रहता, मतलब भिखारी से लेके PM, DM, CM, IS, IPS सब लभे यूज करता, तो उसका एक मोबाइल का दाम 1 लाख रहता। भले फोन झंड हो कुछ नहीं हो, लेकिन दाम कितना रहता? 1। तो मोनोपोली बेकार चीज़ है, इस पर कीमत का नियंत्रण होता है। कोई भी चीज़ एगो नहीं हो सकता, एगो होगा तो उसका कीमत पे नियंत्रण होगा। इसलिए अभी चलता है क्या? द्विअधिकार या पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार। जैसे हटिया 500 को आदमी है हलवा बेचने वाला, बेचो कितना में बेचेगा तुम लोग। तो एकाधिकार आप लोग समझ गए होंगे। एकाधिकार वह स्थिति है जहाँ किसी वस्तु या सेवा का केवल एक विक्रेता होता है और उसका कोई निकट विकल्प नहीं होता। एकाधिकार में 3 प्रमुख शर्त है। एकमात्र विक्रेता, वस्तु का उत्पादन करने वाला और बेचने वाला सिर्फ एक विक्रेता होगा, समझ गए। दूसरा, निकट विकल्प का अभाव, कोई वस्तु मतलब कंपटीशन देने वाला कोई नहीं होगा। प्रवेश की बाध्यता, नए उत्पादक का प्रवेश पे बहुत अधिक कठिनाई की सामना करना पड़ता है, समझ गए आप लोग। कीमत पे इसका पूर्ण नियंत्रण होता है। द्विअधिकार माने 2 गो आ गया बेचने वाला, और एक होता है पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार, जैसे हटिया, वहाँ पे बहुत वस्तु को बनाने वाला या बेचने वाला आ गया, समझ गए आप लोग। चलिए अब आगे क्वेश्चन शुरू करते हैं। मांग वक्र की सहायता से मांग के नियम की व्याख्या करें। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग ध्यान से। बहुत ही मेहनत लग रहा है, देखते हैं आप लोग कितना बोलना पड़ता है। तो सबको एक एक कमेंट कीजिए बढ़िया से, कुछ करते तरते हैं नहीं आप लोग कमेंट। अब वीडियो को 5 बार देखिए, रात में सोते समय देखिए, रोटी खाते समय देखिए, भात खाते समय देखिए। चले आगे, यही तो आएगा 5-6 को क्वेश्चन। 2026 का मॉडल सेट है, आप लोग नेट में देख सकते हैं, समझ गए। सब कोई देखिए, लूट लीजिए इसको। मांग का नियम क्या बताता है? मांग का नियम बताता है कि किसी भी वस्तु का मूल्य जब घटता है तो मांग बढ़ जाता है, और
मूल्य जब बढ़ता है तो मांग घट जाता है, यही है मांग का नियम। लेकिन कभी कभी यह नियम लागू नहीं होता है, उसको मांग का नियम का अपवाद बोलते हैं। मांग का नियम कहता है कि जब किसी वस्तु का मूल्य घटता है तो उसकी मांग बढ़ती है, और जब मूल्य बढ़ता है तो मांग घटती है, अन्य स्थिति समान रहने पर। अन्य स्थिति समान रहे माने उपभोक्ता की आय में परिवर्तन ना हो, रुचि में परिवर्तन ना हो और कीमत में परिवर्तन ना हो। इसको आप लोग बना लीजिएगा उसके बाद, और ज़्यादा नहीं इतना आप लोग लिख लीजिएगा, इतना कटी। जैसे मांग वक्र इस संबंध को दर्शाता है, मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलता है, जो मूल्य और मांग मात्रा के विपरीत संबंध को दिखाता है। इसको बना लीजिए, ये सब लिखने की आपको जरूरत नहीं है, समझ गए। यहीं तक लिखना है आपको, नंबर मिल जाएगा, यहाँ तक दिखाता है। स्क्रीनशॉट आप लोग इसको ले सकते हैं। व्यापारिक बैंक क्या है, इसको हम ध्यान से बताते हैं, थोड़ा इधर देखिए। भारत में दो प्रकार का बैंक है, एक है केंद्रीय बैंक, एक है व्यापारिक बैंक। समझ गए आप लोग। केंद्रीय बैंक भारत का आरबीआई है, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। व्यापारिक बैंक में व्यापारिक बैंक में एसबीआई आएगा, एचडीएफसी आएगा, आईसीआईसीआई आएगा, एक्सिस बैंक आएगा, पंजाब नेशनल बैंक आएगा, बैंक ऑफ इंडिया आएगा। केंद्र बैंक क्या है, भारत का केंद्र बैंक जो है, व्यापारिक केंद्र बैंक जो है आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब बाकी जितना बैंक बच गया वो है व्यापारिक बैंक। दोनों का काम अलग अलग है। केंद्र बैंक सरकार का बैंक है, व्यापारिक बैंक को लाइसेंस देता है, ये भी देखता है किस दर पे ऋण किसको दिया जा रहा है, यही सब देखता है। नोट छापता है, 1 रुपये के नोट को छोड़ के सभी प्रकार के नोट को छापने का काम और सिक्के ढालने का काम केंद्र बैंक के पास होता है। केंद्र बैंक सरकार का बैंक होता है, बैंकों का बैंक होता है, आर्थिक सलाहकार होता है। और व्यापारिक बैंक जो है सबसे बड़ा भारत का जो है एचडीएफसी भी है और एसबीआई सरकारी है, समझ गए। तो व्यापारिक बैंक क्या करता है, ग्राहक से जमा स्वीकार करेगा, ग्राहक को ऋण देगा। अब बैंक चलता कैसे है, जैसे हम एसबीआई का उदाहरण लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये क्या करता है, ग्राहक इसमें 2 प्रकार का जाता है, एक वो जो पैसा जमा करेगा जिसके पास अधिक पैसा है, दूसरा जो ऋण लेगा। जैसे आप 1 लाख जमा किए तो ये आपको 7% लगभग ब्याज देगा, और आप ऋण लिए तो ये आपसे 9% ले लेगा। तो बीच में जो पैसा बच गया 2000, उससे बैंक चलता है। अब बैंक और भी काम करता है, जैसे आप पैसा फिक्स करते हैं 1 साल 2 साल के लिए, तो बैंक उसको बिजनेस में लगाता है, उससे पैसा प्राप्त करता है। तो आप लोग व्यापारिक बैंक समझ गए, जहाँ हम लोग पैसा जमा करते हैं, ऋण लेते हैं, निकालते हैं, तो वो सब व्यापारिक बैंक है। चलिए देखिए, व्यापारिक बैंक के मुख्य कार्य निम्नलिखित है। पहला, जमा स्वीकार करना। बैंक ग्राहकों से धन जमा करने का कार्य करते हैं। ये जमा विभिन्न प्रकार के खाते में हो सकते हैं, जैसे बचत खाता, चालू खाता और निश्चित जमा खाता। जमा की गई राशि पे एक निश्चित ब्याज भी दिया जाता है, ये भी लिख सकते हैं आप लोग। अब ऋण प्रदान करना। व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार के ऋण प्रदान करते हैं, जैसे व्यक्तिगत ऋण, गृह ऋण और व्यावसायिक ऋण। गाड़ी ताड़ी खरीदने के लिए भी ऋण लेते हैं। आजकल तो आदमी आईफोन खरीदने के लिए ऋण ले लेता है, उतना पैसा पॉकेट में नहीं रख पाता है, ज़्यादा दाम भी नहीं है, 1 लाख 2 लाख रखने में क्या दिक्कत है। चलो अब आगे देखते हैं। मुद्रा के कार्यों को लिखें। अब पैसा नहीं है तो शौक भी नहीं होना चाहिए। मुद्रा के कार्यों को बताएं। मुद्रा का कार्य क्या है, मुद्रा का बहुत कार्य है। पहला, विनिमय का माध्यम। मुद्रा का सबसे प्रमुख कार्य है वस्तु और सेवाओं के लिए भुगतान करना। जैसे घर में किसी को काम करवाएंगे तो पैसा देना पड़ेगा, डॉक्टर को दिखाएंगे पैसा देना पड़ेगा, वो सब सेवा हुआ। टीचर से पढ़ते हैं तो पैसा देते हैं, सेवा हुआ। और सामान खरीदते हैं, जैसे कपड़ा खरीदते हैं, खाने पीने की चीज़ खरीदते हैं, किताब कॉपी खरीदते हैं, वो सब हुआ वस्तु। वस्तु सेवा, इसका खरीद बिक्री कर सकते हैं। मूल्य का मापक। मुद्रा द्वारा अभी तुरंत बताया, मूल्य का सही माप कर सकते हैं। जैसे कोई लड़का सिगरेट पीता है तो 10 रुपया का है तो जान गया हाँ ये सस्ता सिगरेट है। 50 रुपया का हो गया महंगा सिगरेट। लिपस्टिक लड़की लगाती है, 500 वाला लिपस्टिक, बढ़िया लिपस्टिक, 50 वाला लिपस्टिक, खराब लिपस्टिक, हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं। लूट लो सब कोई। भुगतान शेष और व्यापार संतुलन में क्या अंतर है, तो भुगतान शेष क्या है, यह एक देश के सभी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन का एक समग्र रिकॉर्ड है, जिसमें निर्यात, आय और अन्य वित्तीय लेन देन शामिल होते हैं। यहीं तक आपको लिखना है, ज़्यादा डायलॉग नहीं मारना है। अगला, व्यापार संतुलन क्या है, यह केवल वस्तु और सेवाओं के निर्यात और आयात के बीच का अंतर होता है। यहीं तक आपको लिखना है, इसी को बोलते हैं व्यापार संतुलन। जब कोई देश किसी वस्तु का निर्यात करता है, आयात करता है, तो उसके मध्य अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं, समझ गए। देखिए, अगर हम लोग कोई भी चीज़ का उत्पादन करते हैं, जैसे हम लोग खाना खाते हैं या नाश्ता करते हैं, तो एक ठेला में नाश्ता मिलता है, एक रेस्टोरेंट में मिलता है। तो ठेला वाला सस्ता दे देता है, वही रेस्टोरेंट वाला थोड़ा महंगा देता है। क्यों, तो रेस्टोरेंट में एसी लगा रहता है, किराया देना पड़ता है। आप लोग समझिए, कोई भी चीज़ का उत्पादन करेंगे तो हम लोग को एक स्थिर
साधन आएगा और एक परिवर्तनशील साधन आएगा। समझ गए, परिवर्ती जिसको बोलते हैं। चलिए अब स्थिर साधन क्या है, जैसे आप लोग फैक्ट्री खोल रहे हैं तो स्थिर साधन है जमीन का किराया, मशीन, ये सब है स्थिर साधन। जबकि परिवर्तनशील लागत है श्रमिकों की मजदूरी, और उसके बाद क्या है कच्चे माल का मूल्य, ये सब है। तो जब कोई भी चीज़ का हम लोग उत्पादन करते हैं टोटल कॉस्ट निकालते हैं, तो टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट दोनों को जोड़ना पड़ता है। आप लोग समझे कि नहीं? जैसे हम लोग बिस्किट का एक फैक्ट्री का एग्जाम्पल लेते हैं, वहाँ बिस्किट बनाएंगे तो पहले मशीन चाहिए, फिर ज़मीन चाहिए, फिर फैक्ट्री चाहिए, फिर कच्चा माल चाहिए, मैदा, चीनी, नमक, जो चाहिए उसके लिए, तो वो सब 6 वाला चाहिए, तब हम लोग का उत्पादन होगा। मतलब 5 रुपया में कोई चीज़ अगर हम लोग बेच रहे हैं तो उसमें 3 रुपया लागत है परिवर्तनशील लागत, तो 1 रुपया स्थिर लागत भी जोड़ना पड़ता है जब 5 रुपया में बिकता है। आप लोग रेस्टोरेंट वाला एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। वहाँ महंगा चीज़ इसलिए बिकता है क्योंकि वहाँ पे ज़मीन है, ज़मीन का किराया देना पड़ता है, दुकान का किराया देना पड़ता है, बिजली बिल, एसी लगा रहता है, जबकि ठेला में सब कुछ नहीं लगा रहता है। साथ ही साथ क्वालिटी भी मेंटेन रहता है रेस्टोरेंट में, क्योंकि ठेला वाला आपको कुछ खिला के भाग जाएगा, अगला दिन से ठेला नहीं लगाएगा तो आप लोग जान भी नहीं पाइएगा। जबकि रेस्टोरेंट वाला में चेक तेक होते रहता है, वो सबको फूड लाइसेंस होता है, तो वो सब आप लोग को इसलिए थोड़ा महंगा देता है। कुल स्थिर लागत TFC वे लागत है जो उत्पादन के स्तर में परिवर्तन के बावजूद स्थिर रहता है। जैसे कि किराया, अभी तुरंत बताया, स्थिर लागत में किराया आएगा, वेतन आएगा, मशीन सब आएगा। दूसरी ओर पूर्व परिवर्तनशील लागत वे लागत है जो उत्पादन के स्तर के साथ क्या होता है बदलती है, जैसे कच्चे माल की लागत और श्रमिकों की मजदूरी। कुल लागत TC की गणना इस प्रकार करते हैं, कुल लागत कुल स्थिर लागत प्लस कुल परिवर्तनशील लागत, टोटल कॉस्ट बराबर टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वैल्यूएबल कॉस्ट। जैसे एक कारखाना में टोटल फिक्स कॉस्ट है 10,000 और वेरिएबल कॉस्ट है 5,000, तो टोटल लागत उसका 15,000 हुआ। जैसे 100 वस्तु का उत्पादन किया 15,000 में, भले वो सामान दिया 10,000 का, लेकिन उसका 150 रुपया पीस पड़ा। अब वो दूसरा में बेचेगा, जितना में बेचना है उसको बेचेगा, दोनों कॉस्ट निकल जाएगा उसका, क्योंकि मशीन का भी तो कीमत निकलना चाहिए। जैसे आप लोग गाड़ी करते होंगे भाड़ा पे आप लोग गाड़ी करते होंगे, आप लोग जोड़ते होंगे कि ये 3,000 ले रहा है प्लस तेल ले रहा है, तो गाड़ी का भी तो दाम 20 लाख है, 20 लाख गाड़ी का दाम है, तो उसमें 1,000 उसका चल गया, 2,000 उसको कमाई हुआ एक तरफ से, कुछ तेल बच गया, उससे गाड़ी का मेंटेनेंस होता है, जैसे सर्विसिंग करना है, टैक्स देना, ये सब, तो वो सब भी आपको जोड़ना पड़ेगा। अब हेलीकॉप्टर आप कीजिएगा थोड़ा 10,000 में दे देगा आपको, 2 लाख लेगा वो 1 घंटा का, तो उसमें उसका जो कीमत है 7-8 करोड़ हेलीकॉप्टर का कीमत होता है, वो भी धीरे धीरे निकलता है उसका। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर क्या है? देखिए टैक्स 2 प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष कर होता है जिस व्यक्ति पे लगता है उसी को देना पड़ता है, जैसे आय कर है, इनकम टैक्स, संपत्ति कर, मूल्य कर, उपहार कर। जबकि अप्रत्यक्ष कर वे है जो कोई भी व्यक्ति जिस पे मतलब दूसरे व्यक्ति पे भी उसको टाल सकते हैं, इसको टाला नहीं जा सकता, इसको टाल सकते हैं। जैसे सामान है, वस्तु और सेवा कर, आज सामान नहीं खरीदेंगे तो आज टैक्स नहीं देना पड़ेगा, कल खरीदेंगे तो कल टैक्स देंगे, हम नहीं खरीदेंगे पापा खरीदेगा तो पापा को टैक्स देना पड़ेगा, जो खरीदेगा उसको टैक्स देना पड़ता है, तो ये अप्रत्यक्ष कर हो गया। तो लिख लीजिएगा डायरेक्ट, प्रत्यक्ष कर वह कर है जो जिस व्यक्ति पे लगाया जाता है उसी को देना पड़ता है, इसको टाल नहीं सकते। जैसे आयकर, संपत्ति कर, मृत्यु कर, उपहार कर। मृत्यु कर कौन आ गया, मरेंगे फिर टैक्स देंगे, अब कौन देगा, मर गया आदमी तो टैक्स, ये पता नहीं है। और अप्रत्यक्ष कर क्या है, इसको हम लोग टाल सकते हैं और दूसरे मतलब इसको समय को भी टाल सकते हैं, और अप्रत्यक्ष कर जो है उसको दूसरे व्यक्ति के ऊपर भी लगा सकते हैं, जैसे बिक्री कर, उपहार कर, मनोरंजन कर, आयात निर्यात कर। हो गया आपका, समझ में आ गया होगा। अब सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आप एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक फैक्ट्री है, उसकी उत्पादन क्षमता 1 क्विंटल है, तो 1 क्विंटल 10 किलो उत्पादन कर देगा, 20 किलो करेगा। लेकिन 1.5 क्विंटल या 2 क्विंटल जब उत्पादन करने की कोशिश करेंगे तो मशीन ही जल जाएगा। उसी प्रकार अगर कोई चीज़ हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, जैसे हम लोग जूस ही पी रहे हैं, तो एक निश्चित सीमा तक ही वो लाभ देगा, उसके बाद अगर हम लोग पियेंगे तो वो कोई लाभ नहीं देगा। समझ गए। जैसे यहाँ पे बताया गया है रोटी की इकाई प्राप्त उपयोगिता, 1 रोटी खाएंगे तो 8 उपयोगिता, 2 खाएंगे 6, 3 खाएंगे 4, 4 खाएंगे तो 2, 5 खाएंगे 0, मतलब 5 खाएंगे तो हम लोग को पचेगा ही नहीं, 6 खाएंगे तो उल्टी कर देंगे तो नेगेटिव में हो गया। तो जितना लिमिट है वही सब करना चाहिए, वही है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ये सब क्षेत्र में लागू होता है, सिर्फ धन कमाने के क्षेत्र को छोड़ के। पैसा कितना कमाएंगे कोई हानि नहीं है, सामान पैसा रखने के लिए बहुत जगह है, बक्सा में रख दो, रजाई के अंदर रख दो, तकिया के अंदर रख दो, शर्ट में भर लो, बाल में घुसा लो, जहाँ रखना है पैसा रख लो, कुआं में भर दो, ढेर पैसा है तो। अब चलो आगे बताते हैं।
सीमांत उपभोक्ता ह्रास नियम कहता है कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु की लगातार इकाइयों का उपभोग करता है तो प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली संतुष्टि क्रमशः घटती जाती है। प्रारंभ में पहले इकाई से अधिक उपयोगिता मिलता था, परंतु जैसे जैसे उपयोगिता बढ़ता है उपयोगिता कम होती है, अंततः शून्य या नकारात्मक भी हो जाती है। इसको एक एग्जाम्पल से आप लोग पढ़ सकते हैं। जैसे एक आदमी एक रोटी खाया, भूख ज़्यादा था तो 8 इकाई प्राप्त हुआ उसको उपयोगिता, 2 खाया 6, 3 खाया 4, 4 खाया 2, अब उसका भूख खत्म हो गया, जबरदस्ती खा रहा है 5 में 0, और जबरदस्ती खाया तो उल्टी हो गया 0, माइनस में हो गया, जो खाया था वो निकल गया। इसको आप लोग एक रेखाचित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं, इसमें यहाँ तक आप लोग लिख सकते हैं। ये वो वैसे उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, अब वैसे भी बच्चा के इतना याद नहीं होगा, उतना दिमाग भी तेज नहीं है किसी का। चलिए बात देखते हैं आगे। पूरी तरह से प्रतिस्पर्धा बाजार। प्रतिस्पर्धा बाजार क्या होता है? प्रतिस्पर्धा बाजार मतलब होता है कंपटीशन वाला बाजार। जैसे हटिया, यहाँ बहुत सारा विक्रेता होता है, बहुत सारा क्या होता है, वस्तु को बनाने वाला और बेचने वाला बहुत अधिक होता है, कीमत पे पूर्ण नियंत्रण होता है, एक समान कीमत होता है, कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति वक्र के द्वारा। जैसे अलुआ 20 रुपया किलो बोला, ग्राहक 10 बोला तो लास्ट में 15 में बिक जाएगा, तो यही सब होता है, एक समान कीमत एक समान वस्तु। तो आप लोग इसको देख सकते हैं इतने। इसमें फर्म का संतुलन होता है। फर्म का संतुलन कब होगा? चलो अब आगे चलिए, यहाँ तक आप लोग इसको लिख सकते हैं, फर्म का संतुलन। मांग का नियम अभी तुरंत बताएं। मांग का नियम बताता है कि अधिक कीमत पर मांग कम और कम कीमत पर मांग अधिक। लेकिन मांग का नियम कब लागू होता है? उपभोक्ता की आय में परिवर्तन ना हो तो मांग का नियम लागू होगा। वस्तु की कीमत में परिवर्तन ना हो और उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन ना हो। यहाँ तक भी हम लोग तीनों लिख सकते हैं तो नंबर मिल जाएगा। पूरा नहीं भी लिखिएगा, यहाँ तक लिखिएगा। पहले लिख दीजिएगा मांग का नियम क्या है। मांग का नियम बताता है कि अधिक कीमत पर मांग कम और कम कीमत पर मांग अधिक होती है। मांग के नियम की मान्यता क्या है? 3 गो लिख दीजिएगा। इसको हो गया, यहीं तक लिखना है आपको। एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, हो गया। अब चलिए 2-3 क्वेश्चन और है, बता के खत्म कर देते हैं। जब इतना बता दिए तो और बता ही देते हैं। मांग का नियम में आप लोग यहाँ तक लिख दीजिएगा। चलिए, केंद्र बैंक को परिभाषित करें। भारत का केंद्र बैंक आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। केंद्र बैंक का कार्य क्या है? मुद्रा का निगम। केंद्र बैंक देश की मुद्रा को जारी करने का एकमात्र अधिकार रखता है। दूसरा, सरकार का बैंक, यह सरकार के लिए बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। बैंकों का बैंक, यह व्यापारिक बैंक के लिए अंतिम ऋणदाता होता है, यह लाइसेंस भी देता है, शाख नियंत्रण भी करता है। यहाँ तक आप लोग लिख सकते हैं, हो गया। 4 नंबर तक ही लिखिए, थोड़ा 5 नंबर भी यहाँ तक आप लोग लिख सकते हैं क्योंकि 5 नंबर का आएगा। जीडीपी क्या है? देखिए, जीडीपी अलग है, राष्ट्र आय अलग है। जीडीपी क्या होता है? तीनों क्षेत्रक जो है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, उसके कुल योग को देश का जीडीपी कहते हैं। जबकि जीडीपी में विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ेंगे तो वे राष्ट्र आय कहलाते हैं। राष्ट्र आय की गणना की 3 विधि है, आय विधि, व्यय विधि, उत्पादन विधि। समझ गए? इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है आपको। चलिए लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 52। भुगतान संतुलन के असंतुलन को सही करने की विधि क्या है? मुद्रा का अवमूल्यन। जब एक देश की मुद्रा का मूल्य कम होता है तो उसके निर्यात सस्ते हो जाते हैं और आयात महंगे। इससे निर्यात बढ़ता है और आयात घटता है, जिससे भुगतान संतुलन में सुधार होता है। दूसरा, आर्थिक नीति। सरकार विभिन्न नीति जैसे कि निर्यात प्रोत्साहन योजना, जैसे एलपीजी नीति आया था, उस सब के प्रयोग से आर्थिक नीति लाता है। वित्तीय सहायता, अंतर्राष्ट्रीय संस्था जैसे वर्ल्ड बैंक है, उससे कोई देश उधार ले लेता है, उससे मुद्रा का संतुलन होता है। आर्थिक सुधार, यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, वीडियो कैसे लगा आप लोग बताइए। पूरा हम सॉल्यूशन करा दिए, मतलब जितना भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है 31 से 52 तक सबका बता दिए और किस तरह लिखिएगा वो भी बता दिए और अपना भाषा में बता के समझा भी दिए। ठीक है, धन्यवाद।